कि 70,000 करोड़ के घोटाले वाले लोग चक्की पीसी। इन तमाम लोगों ने स्टेट डेलीगेट, नेशनल डेलीगेट और वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट से लेकर स्टेट डेलीगेट, सेंट्रल केंद्रीय डेलीगेट तक ने शरद पवार साहब को अध्यक्ष के लिए वोटिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बन गए। ये सारे चीज़ों को देखने के बाद चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। निश्चित तौर पे जो फैसला चुनाव आयोग को होगा मान्य होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी अपना संविधान है। कैसे निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, कैसे वर्किंग कमेटी बनती है, कैसे तय होता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जिन लोगों पर सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का शिकंजा है, वैसे लोग पाला बदलते रहते हैं। मंत्रालय मिल गया, उसमें भी मलाईदार मंत्रालय देने का वादा करके लोगों को ले जाया गया। पाला बदलने के लिए जिम्मेवार कोई भाई भतीजावाद, कोई परिवारवाद नहीं। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति उनके मन में है कि हम यहाँ चले जाएंगे तो एमपी बन जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी। कई सारे सवाल हैं जो इनसे जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि राणा रणवीर सिंह लगातार कई वर्षों से पार्टी के साथ सेवा में लगे हुए हैं। इसी बीच पार्टी की जो राष्ट्रीय इकाई है 2 भागों में विभक्त हो गई है। बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसी के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के कई सीटों पर संभावना भी तलाश रही है। आइए इन्हीं से जानते हैं इन तमाम अहम सवालों के जवाब। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय हमें ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को दिया है, तो मैं स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल को लोग ज़्यादा पसंद करें। सवाल आपने बताया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन। शायद आपको याद होगा 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब बनी थी तो इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब हुए थे और 90 दिनों के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ली थी। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जैसे ही हासिल हुआ तो एक स्ट्रक्चर पार्टी का बना, जिसमें कि स्टेट डेलीगेट से लेकर नेशनल डेलीगेट तक हुए, वर्किंग कमेटी के मेंबर का चुनाव हुआ। इन तमाम लोगों ने स्टेट डेलीगेट, नेशनल डेलीगेट और वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया। तो मेरा ये कहना है कि 2022 में सितंबर महीने में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और राष्ट्रीय अधिवेशन में डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट से लेकर स्टेट डेलीगेट, सेंट्रल केंद्रीय डेलीगेट तक ने शरद पवार साहब को अध्यक्ष के लिए वोटिंग की और बहुमत से वो चुनाव जीते। कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बन गए। तो भाई आप कैसे बन गए? आपके साथ स्टेट डेलीगेट कितने हैं, नेशनल डेलीगेट कितने हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य कितने हैं, स्टेट के अध्यक्ष कितने हैं, ये सारी चीज़ों को, पार्टी के विधायक, पार्टी के एमपी कितने हैं, ये सारे चीज़ों को देखने के बाद चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमको मैं कह दूं कि आज मैं अध्यक्ष हो गया तो मेरे कहने से मत जाइए, आप चुनाव आयोग से संपर्क कीजिए। उसके बाद कोर्ट है, ये मामला सब वहाँ गया हुआ है या जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो फैसला चुनाव आयोग को होगा मान्य होगा। लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब हैं, इसमें कोई इफवट नहीं। कानूनी तौर पर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संविधान आप देखेंगे, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी अपना संविधान है, उसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे निर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, कैसे वर्किंग कमेटी बनती है, कैसे तय होता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो इसमें कुछ लोगों का ये कहना कि मैं शरद पवार को नहीं मानता, मैं इनको नहीं मानता, तो आपके कहने से कानून नहीं ना बन जाएगा। लेकिन जिस तरह की महाराष्ट्र में ताकत है पार्टी की और लगातार अन्य प्रदेशों में भी दस्तक दे रही है, बिहार में भी आपका काफी लंबा सफर रहा है, बिहार में भी आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो अजीत पवार वाली घटना हुई है कहीं ना कहीं राजनीति में, जिस तरह इससे पहले लोजपा में देखिए रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई ने बगावत कर उनके पुत्र को अलग कर दिया,
देश में कई ऐसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी में देखिए कि मुलायम सिंह यादव के रहते 2 धारा हो गई, बहुत सारी पार्टियों में इस तरह की चीजें राजनीति में कितना उचित है? इस पर नहीं लगता है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के चलते ये टूट होती है? देखिए, परिवारवाद कोई मसला नहीं है, मसला है सत्ता का सुख भोगने का। जिन लोगों पर सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का शिकंजा है, वैसे लोग पाला बदलते रहते हैं, मेरा मानना है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको भी पता होगा, सोशल मीडिया पर सारा चला, न्यूज़ चैनल में भी चला, कि 70,000 करोड़ के घोटाले वाले लोग चक्की पीसिंग। तो चक्की पीसिंग वाले लोग वही गए आज भाजपा में। तो आज चक्की नहीं पिसवा के उनको मंत्रालय मिल गया, मंत्रालय मिल गया, उसमें भी मलाईदार मंत्रालय देने का वादा करके लोगों को ले जाया गया। हमें तो जहां तक जानकारी है कि 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे विधायकों को खरीदने में खर्च किए गए। तो सवाल पाला बदलने के लिए जिम्मेवार कोई भाई भतीजावाद, कोई परिवारवाद नहीं। हर पार्टी में लोग अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं कि नेता बने और अपने काबिलियत से नेता बनते हैं। आरोप लगता है एनसीपी पर कि परिवारवाद, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम गिनाना चाहता हूं। अमित शाह के बेटे जय शाह, वो क्या है? सीपी ठाकुर के बेटा विवेक शाह आज राज्यसभा सदस्य हैं। आरके सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो ये परिवारवाद अगर एनसीपी पर लागू होती है, कांग्रेस पर लागू होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि किसी परिवार के नेता किसी परिवार के राजनीतिक दल में नहीं है। सभी राजनीतिक दल में सभी परिवार के बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के परिवार हैं। इसलिए एनसीपी पर यह आरोप लगाना, मुलायम सिंह पर यह आरोप लगाना, लालू यादव पर यह आरोप लगाना, कांग्रेस पर आरोप लगाना, ये बेबुनियाद है। बिहार में लगातार लोग काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी जैसे ही बिहार में भी आपकी मजबूत होती है, टूट जाती है। अभी तक का इतिहास देखिए, तारिक अनवर साहब आए, कई सारे लोगों पर प्रयोग किया गया, जो लोग संस्थापक सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री तक बने, और फिर उन्हीं लोगों ने पार्टी को दरकिनार कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बड़े बड़े दिग्गज रहे। आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर डाली गई है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जिन्होंने, आदरणीय शरद पवार ने जिन जिन नेताओं को जिम्मेवारी दी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम आपने लिया है, उन लोगों ने शरद पवार के पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया। चुनाव हारने के बाद नेताजी को राज्यसभा भेजा गया आदरणीय पवार साहब के द्वारा। बाकी अध्यक्ष यहाँ बने, उनको भी जिम्मेवारी दी गई, सारे चीज़ों से मदद किया गया। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिस जगह पहुंचानी चाहिए थी, उन लोगों ने नहीं पहुंचाया। इसका मतलब साफ था कि शरद पवार साहब को धोखा देने की उनकी फितरत शुरू से थी, और उसी फितरत के कारण आज लोग एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति उनके मन में है कि हम यहाँ चले जाएंगे तो एमपी बन जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन शरद पवार साहब नेता की फैक्ट्री है। शरद पवार साहब नेता बनाना जानते हैं, और कौन शरद पवार को धोखा देता है और कौन पीठ में चूड़ा भोंकता है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि एनसीपी का मतलब शरद पवार और शरद पवार का मतलब एनसीपी। शरद पवार के साथ कोई भी लोग रहे न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से पार्टी को खड़ी कर लेना जानते हैं। उनमें ये काबिलियत है, वो देश के राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इसलिए पवार साहब को या राणा रणवीर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है। हम लोगों को जिम्मेवारी दी गई है बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ऊंचाई पर लाने के लिए, लोगों को इस पार्टी से जोड़ने के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सड़कों पर ले जाकर आंदोलन करने के लिए, और निश्चित तौर पे देश में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान कश्मीर, भारत, पाकिस्तान का नारा दे करके बेरोजगारी की समस्या में, महंगाई की समस्या में, भ्रष्टाचार की समस्या से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब करते रहती है, ताकि लोगों का जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी जो जायज़ मांग है, उसको पूरा न कर ये तमाम ऐसे बेमतलब के मुद्दों में उलझाकर जनता को रखने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। 2014 की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी या उनके नेता
कई नेता स्मृति ईरानी से लेकर मरहूम सुषमा स्वराज तक, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर 410 रुपया किया था गैस का, तो इन लोगों ने जंतर मंतर पर नंगा नाच किया था। आज 400 रुपया गैस का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया। कहीं भारतीय जनता पार्टी नेताओं का एक बयान भी नहीं आता है। 67 रुपये का पेट्रोल आज 105 रुपये में बिक रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। काफी अहम सवाल आपने उठाया, लेकिन जिस तेवर के साथ भाजपा ने महंगाई के मुद्दे पे देश की जनता का ध्यान आकर्षित कर लिया, क्या कारण है कि देश का विपक्ष बिखरा हुआ है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे आपकी आवाज आम जनता तक नहीं जा पाती? देखिए, जहाँ तक देश की जनता और राजनीतिक दल में बिखराव, विपक्षी दलों में बिखराव की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता में इतनी ताकत है कि वो किसी राजनीतिक दल के झांसे में नहीं आती। थोड़ा देर के लिए भुलावे में आ गई थी देश की जनता 2014-2019 के चुनाव में, लेकिन आज देश की जनता थक चुकी है, हार चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। कुछ लोगों के हाथ में देश को बेच दिया गया है। वैसे लोगों से देश की जनता पीछा छुड़ाना चाहती है, पिंड छुड़ाना चाहती है। इसलिए पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, एक हो न हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता में गुस्सा है और इसकी परिणति, इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको दिख जाएगा। आंतरिक सर्वे आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी देश के 14 राज्यों में आज कहीं नहीं है। मैं समझता हूं इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश किया है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए जनता को गैर वाजिब मुद्दों पर सड़कों पर उतारने का काम किया है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, राम मंदिर निर्माण मुद्दे पे, ये तमाम ऐसी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को उलझाने का काम किया। लेकिन कहा जाता है कि भूखे भजन न होहि गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। देश की जनता भूखे है, नंगे है और इनकी माला जपने के लिए अब जनता तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रूपी माला को अब गले से निकाल के जनता फेंक चुकी है और 24 में इनको इसका एहसास हो जाएगा। ये है राणा रणवीर सिंह जी, और इनका मानना है कि एनसीपी में जो टूट हुई है वो मतलब परस्त लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और ऐसा ये नहीं कर रहे। खुद प्रधानमंत्री ने उन लोगों के बारे में कहा था और अब ये प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि वे लोग दूध के धुले हो गए। इनका कहना है कि संगठन है, पार्टी है, संविधान है और उसके तहत शरद पवार जी ही पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। इस पर निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। पार्टी को बिहार में ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने की दिशा में इनके नेतृत्व में कारगर पहल हुआ है, जिसका फलाफल आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।